इस मूवी की शुरुआत होती है आयरन मैन पार्ट 1 की एंडिंग से, जहां पर टोनी स्टार्क बता रहे होते हैं कि मैं ही हूं आयरन मैन। और अब ये मूवी उसके आगे से शुरू होती है। अब जब सभी जान चुके हैं कि आयरन मैन कौन है, तो हमें अब मॉस्को शहर में एक बूढ़े से आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वैंको होता है, और वो टीवी के ऊपर टोनी स्टार्क का न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर अभी टोनी स्टार्क ने ये अनाउंस किया है कि वो ही है आयरन मैन। दरअसल वैंको टोनी स्टार्क के पिता होवर्ड स्टार्क के बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। उन दोनों ने मिलकर आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन वैंको पैसों की लालच में उसको किसी और को बेचना चाह रहा था। और जब इस बात का पता टोनी के पिता को लगा तो उन्होंने वैंको को देश से ही निकलवा दिया। अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा होता है। इस वक्त उसका बेटा इवान भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो एक पागल साइंटिस्ट था लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट भी था। और कुछ दिन पहले ही इवान जेल से छूटकर आया होता है। वैंको अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना बेटा, मैं अपने ज्ञान के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। इतना कहते ही एंटोन वैंको की मृत्यु हो जाती है। इवान इन सभी चीजों का जिम्मेदार स्टार्क फैमिली को मानता है। वो सोचता है कि जो भी मेरे पिता के साथ हुआ वो सभी चीज स्टार्क फैमिली की वजह से हुआ है। उसके बाद ये स्टार्क फैमिली से बदला लेने के लिए अपने पिता के आर्क रिएक्टर डिजाइन से एक नया आर्क रिएक्टर बना लेता है, और उसी की मदद से वो अपना सूट भी तैयार कर लेता है, जिसका नाम रखता है हुई फ्लैश। वो इस सूट की मदद से किसी भी लोहे को 2 टुकड़े में बदल सकता था। उसके साथ ही वो टोनी स्टार्क से फाइट करने के लिए तैयारी में लग जाता है। उसके बाद हमें स्टोरी में 6 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी स्टार्क एक्सपो में ग्रैंड एंट्री लेते हैं, और वहां पर वो लोगों को बताता है कि मेरे पिता का सपना था कि वो एक ऐसा शहर बनाए जहां की बिल्डिंग एडवांस हो और वहां नई नई तकनीकों का आविष्कार हो। उसके बाद वो लोगों को ये भी कहता है कि मेरे पिता इस सपने को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं उनके सपने को जरूर पूरा करूंगा। साथ ही टोनी वहां पर अपने पिता का एक वीडियो भी दिखाता है, जिसमें वो स्टार्क एक्सपो की बात कर रहे होते हैं। टोनी स्टार्क अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका था और लोग उसको अपना सुपर हीरो बनाने लगे थे, लेकिन उसका पॉपुलैरिटी तो बढ़ रहा था, मगर उसका सेहत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगा था और उसके खून में जहर फैलने लगा था। और ये सब हो रहा था उसके आर्क रिएक्टर में लगने वाले पैलेडियम की वजह से। अब जिस आर्क रिएक्टर को टोनी ने अपने जान बचाने के लिए बनाया था, अब धीरे धीरे वही आर्क रिएक्टर टोनी की जान ले रहा था। और उधर सरकार टोनी स्टार्क की आयरन सूट के पीछे पड़ी थी। वो चाहती थी कि टोनी स्टार्क अपना आयरन सूट सरकार को दे दे, ताकि उस पे सारा कंट्रोल सरकार का हो, ना कि किसी आम इंसान का। लेकिन टोनी इस चीज के लिए उनको मना कर देता है और कहता है इस सूट को मैंने बनाया है और अब ये सूट मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसको मैं आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। तभी वहां पर हम लोग जस्टिन हैमर को देखते हैं, जो एक बड़ी सी हथियार बनाने वाली कंपनी का मालिक होता है, और साथ ही ये बंदा स्टार्क इंडस्ट्रीज का कॉम्पिटिटर भी है। क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज ने अभी हथियार बनाना बंद कर दिया था, तो सरकार अभी जस्टिन हैमर से गवर्नमेंट के लिए हथियार बनवा रही थी। दूसरी तरफ जस्टिन आयरन मैन सूट को देश के लिए खतरा बताता है। तभी टोनी वहां पर सबके सामने एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें दिखाया गया होता है कि टोनी स्टार्क की तरह कई सारे देशों में आयरन मैन सूट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से फेल हो रहे हैं। और तो और जस्टिन हैमर भी उसी की तरह एक आयरन मैन सूट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टोनी स्टार्क के सूट के सामने जस्टिन हैमर का आयरन सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इस चीज को सभी के सामने दिखाने के बाद जस्टिन हैमर का सबके सामने बेइज्जती हो जाता है, जिसके बाद हमें टोनी स्टार्क को उसी के लैब में दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने सीने में लगे आर्क रिएक्टर के पैलेडियम को बदल रहा होता है। और साथ ही वहां जार्विस टोनी को बताता है कि पैलेडियम से निकलने वाला जहर तेजी से तुम्हारे बॉडी में फैल रहा है। तभी वहां टोनी की असिस्टेंट पेपर आ जाती है, और अभी पेपर टोनी से बहुत नाराज होती है, क्योंकि टोनी ने अपने मॉडर्न आर्ट कलेक्शन को एक संस्था में दान कर दिया था। पेपर अपनी नाराजगी को टोनी को बता ही रही होती है, तभी अचानक से टोनी स्टार्क उसको अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है। पेपर ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन टोनी के मनाने के बाद वो सीईओ बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन टोनी हैप्पी के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है, तभी पेपर के साथ उसकी लॉयर नताली आती है, जिसे टोनी की थंबप्रिंट चाहिए होता है। तभी टोनी उसको अपने पास बॉक्सिंग रिंग में बुलाता है और कहता है तुम पहले हैप्पी से बॉक्सिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखो। नताली ज्यादा सोचती नहीं और सीधा बॉक्सिंग रिंग में आ जाती है। हैप्पी नताली को कुछ सिखाने ही वाला होता है, उससे पहले ही नताली हैप्पी को उठाकर पटक देती है। ये देखकर टोनी और पेपर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद टोनी उसके बारे में इंटरनेट में सर्च करता है और कहता है अब यही मेरी असिस्टेंट बनेगी। जिसके बाद हमें मोनाको शहर दिखाया जाता है, जहां पर फॉर्मूला 1 कार रेसिंग हो रहा था, जिसे अटेंड करने के लिए टोनी स्टार्क अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर आया होता है। रेस शुरू होने से पहले टोनी और पेपर वहां पर आए हुए गेस्ट से मिलते हैं, जहां उन्हें एलोन मस्क भी मिल जाते हैं, जो टोनी को अपने इलेक्ट्रिक जेट का आइडिया भी बताते हैं। जिसके बाद वहां टोनी की मुलाकात जस्टिन हैमर से होती है, और वहां जस्टिन हैमर टोनी को कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा रहा होता है। टोनी समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही चापलूसी कर रहा है, जिसके बाद टोनी वहां से
उससे पीछा छुड़ाकर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी सीधा फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक के ऊपर पहुंच जाता है, जहां वो खुद रेस में पार्टिसिपेट करता है। फिर वहां इवान वैंको का भी एंट्री हो जाता है, जो रेस शुरू होते ही अचानक से ट्रैक के ऊपर आ जाता है और रेस कर रहे गाड़ियों पर हमला कर देता है। लेकिन उसका मेन टारगेट टोनी स्टार्क था, इसीलिए जब टोनी की कार पास आती है तो उस पर हमला कर देता है और कार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। टोनी उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने हुई फ्लैश के हमले से थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है। ये फाइट जब पेपर न्यूज में देखती है तो हैप्पी और पेपर मिलकर अपनी कार को रेस ट्रैक में घुसा देते हैं और सीधा जाकर इवान को ठोक देते हैं, जिसके बाद वो टोनी को बचा लेते हैं। इसी बीच पेपर टोनी स्टार्क को उसका आयरन सूट देती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क अपना आयरन सूट पहनकर इवान से फाइट करता है और उसको हरा देता है, जिसके बाद वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क इवान से मिलने के लिए पुलिस के इंट्रोगेशन रूम में जाता है और पूछता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया, और साथ ही बोलता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी कमाल की थी और अगर तुम इसको किसी देश की आर्मी को बेचते तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलती। तो फिर इवान टोनी को अपने बारे में बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो वैंको का बेटा है। फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इवान को जेल से भागने में मदद करते हैं और उसको गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहां हैमर उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वही था जो इवान को जेल से भागने में मदद करता है। दरअसल जब टोनी और इवान का फाइट हो रहा था तो हैमर वहीं पे मौजूद था और उसके हुई फ्लैश की ताकत को देख रहा था। अब हैमर ने इवान को जेल से भागने में मदद की, इसकी वजह से हैमर अब उसके सामने एक डील रखता है। वो कहता है कि मैंने ही तुम्हें जेल से भगवाया है और इसके लिए तुम आयरन मैन की ही तरह एक बहुत ही एडवांस सूट बनाकर मुझे दो। ये डील इवान को इतना अच्छा लगा कि वो तुरंत ही हैमर से हाथ मिला लेता है, जिसके बाद हैमर अपने सारे रोबोट्स को इवान को दिखाता है। इवान उन सभी रोबोट्स को देखने के बाद उसको फालतू कह देता है और कहता है कि तुम जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। और दूसरी तरफ टोनी वैंको की पूरी हिस्ट्री निकाल लेता है। तभी वहां पर टोनी का दोस्त कर्नल जेम्स आ जाता है और वो देखता है कि टोनी की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क के बॉडी में जहर की मात्रा 89% तक पहुंच चुकी है। टोनी ने बहुत कोशिश किया था कि एक ऐसा मटेरियल बना ले जो पैलेडियम की जगह यूज हो जाए, लेकिन बहुत सारे कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहा था, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा धातु नहीं बना था जो पैलेडियम की जगह यूज किया जा सके। जिसके बाद टोनी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि आज टोनी का जन्मदिन होता है और टोनी इस जन्मदिन को अपनी आखिरी जन्मदिन मानने लगता है। अब टोनी मान लेता है कि ये जन्मदिन उसका आखिरी जन्मदिन है, क्योंकि जहर इतना फैल चुका है कि वो कुछ ही दिन में मर जाएगा और वो अपनी बाकी बची जिंदगी के मजे लेने के लिए अपने बर्थडे पार्टी में आयरन मैन सूट पहनकर ही चला जाता है। और वहां पर वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो जाता है, जिसको देखकर पेपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी वहां पर उसका दोस्त जेम्स आ जाता है और वो देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है कि टोनी स्टार्क अपने सूट पहनकर लापरवाही कर रहा है। उसको शांत करने के लिए जेम्स टोनी के लैब में जाकर उसका दूसरा आयरन मैन सूट पहनकर वापस पार्टी में आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क के अलावा कोई भी उसका सूट नहीं पहन सकता और चाह कर भी लैब का एक्सेस किसी को नहीं मिल सकता। लेकिन जब टोनी को फील होता है कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, तो वो सारे चीज का एक्सेस अपने दोस्त को दे देता है। और अब यहाँ पर टोनी को रोकने के लिए जेम्स उससे फाइट करता है, जिसकी वजह से पार्टी में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और बहुत ही मशक्कत करने के बाद जेम्स टोनी को हरा देता है। जिसके बाद जेम्स आयरन सूट पहनकर ही मिलिट्री कैंप में चला जाता है और वहाँ पर सारे लोग आयरन मैन सूट को अपने पास देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उस सूट में तरह तरह के हथियार इंस्टॉल करने के लिए हैमर को बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपनी लाइफ की मजे ले रहा है और किसी रेस्टोरेंट के ऊपर चढ़ के पिज्जा खा रहा है। तभी वहाँ सील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी की एंट्री होती है। वो दोनों वहीं पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी वहाँ पर नताली ब्लैक विडो की ड्रेस में आ जाती है। जब टोनी उसको इस ड्रेस में देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो उसको बताती है कि वो एक एजेंट है और उसका नाम नताशा है और उसे निक फ्यूरिक ने ही टोनी स्टार्क के पास नजर रखने के लिए भेजा था। जिसके बाद नताशा टोनी स्टार्क को लिथियम डाइऑक्साइड के इंजेक्शन लगा देती है, जिसके कारण टोनी स्टार्क का बढ़ता जहर बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। जिसके बाद फ्यूरिक बोलता है कि अब तुम कुछ समय के लिए पहले की तरह काम कर पाओगे, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। साथ ही फ्यूरिक टोनी स्टार्क को एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता सील्ड एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। इतना कहने के बाद वो टोनी स्टार्क को उसके पिता का कुछ सामान सौंप कर चला जाता है। टोनी अपने पिता के दिए बक्से को ओपन करता है और उसमें उसको काफी सारा सामान और कुछ वीडियो फुटेज मिलता है और जब टोनी उसे एक एक करके प्ले करता है तो उनमें से एक वीडियो में टोनी के लिए एक सीक्रेट मैसेज छिपा होता है, जिसे टोनी के पिता ने तब रिकॉर्ड करवाया था जब टोनी एक छोटा बच्चा था। दरअसल जब टोनी के पिता ने आर्क रिएक्टर बनाया था तो साथ ही उन्होंने एक नए एलिमेंट का जिक्र किया था जिसको वो उस समय इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसीलिए उस समय टोनी के पिता ने
पैलेडियम का यूज किया था, लेकिन टोनी के पिता को यकीन था कि एक दिन उनका बेटा इस एलिमेंट का यूज करेगा, इसीलिए उन्होंने उसका स्ट्रक्चर स्टार्क एक्सपो में छिपा कर रखा था। टोनी ने उस वीडियो को तो देख लिया था, लेकिन अभी भी वो इस उलझन में था कि वो इस नए एलिमेंट को कैसे बनाएगा। फिर अगले दिन टोनी पेपर से मिलने निकल जाता है, जो इस वक्त स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऑफिस में होती है। दरअसल टोनी ने जो अपने जन्मदिन के ऊपर रायता फैलाया था, वो उसके लिए पेपर से माफी मांगने आया होता है, लेकिन पेपर उससे बात नहीं करती है और वहां से चली जाती है। और जब टोनी भी वहां से जा रहा होता है, तभी उसका नजर स्टार्क एक्सपो के मॉडल के ऊपर पड़ता है, जिसमें लिखा होता है द की टू द फ्यूचर इज हियर। और फिर टोनी उस स्ट्रक्चर को अपने लैब में लेकर आ जाता है और जारविस की मदद से उसका स्ट्रक्चर निकालता है और लास्ट में उसको डिकोड कर ही लेता है। और उसकी मदद से वो एक ऐसा पावरफुल एलिमेंट बना लेता है जो पैलेडियम की जगह यूज किया जा सके। और उसके बाद उसको एक नया आर्क रिएक्टर मिल जाता है, जिसके बाद उसको पैलेडियम के पॉइजन से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ हैमर इवान को कॉल करके कहता है, क्या तुम्हारे रोबोट्स तैयार हो चुके हैं? तो इवान कहता है कि नहीं, अभी तक रोबोट्स रेडी नहीं हुए हैं। जिसके बाद हैमर काफी गुस्सा हो जाता है और वो इवान के पास आकर उसका तोता रख लेता है और उसके साथ किए हुए सौदे को उसको याद दिलाता है। और फिर दो सिक्योरिटी गार्ड को इवान के पास छोड़कर हैमर वहां से चला जाता है। फिर हैमर के वहां से जाते ही इवान उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और टोनी के पास कॉल लगाता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सलाह मान के अपने सूट में पावर साइकिल को दुगना कर दिया है। जिसके बाद इवान टोनी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। दूसरी तरफ स्टार्क एक्सपो में हैमर ग्रैंड एंट्री लेता है और एक एक करके काफी सारे सूट्स और रोबोट्स को सेना के लिए इंट्रोड्यूस करवाता है, और साथ ही जेम्स का एक आयरन सूट भी, जो अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। लेकिन हैमर इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि इन सारे सूट्स का कंट्रोल इवान के पास है। दरअसल इवान ने हैमर से इसीलिए हाथ मिलाया था ताकि वो उसके सारे रिसोर्सेज का यूज करके कुछ ऐसा सूट बनाए जिससे वो टोनी स्टार्क को खत्म कर सके। उसके बाद एक्सपो में आयरन मैन एंट्री लेता है और फिर एक एक करके इवान सारे सूट्स को टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करने के लिए लगा देता है। एक्सपो में लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये सब देखने के बाद वहाँ काफी भागा दौड़ी मच जाती है। नताशा और पेपर को पता चल जाता है कि ये सब के पीछे किसका हाथ है और वो हैप्पी के साथ मिलकर उसको रोकने के लिए चली जाती है, लेकिन तब तक इवान वहाँ से भाग चुका था। नताशा जेम्स के सूट के ऊपर से इवान का कंट्रोल हटाती है, जिससे जेम्स का सूट उसी के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर टोनी, जेम्स और रोबोट्स के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट होता है और एक एक करके जेम्स और टोनी मिलकर सारे रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पर राहत की सांस ले ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इवान अपने अपग्रेडेड हुई फ्लैश सूट के साथ आता है और वहाँ फिर से एक बहुत बड़ा फाइट शुरू हो जाता है, जिसमें इवान टोनी और जेम्स के ऊपर भारी पड़ जाता है। लेकिन जब टोनी और जेम्स एक साथ मिलकर इवान के ऊपर हमला करते हैं तो इवान वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जितने रोबोट्स को टोनी ने खत्म किया है उनके अंदर टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और पेपर उन मरे हुए रोबोट्स के काफी नजदीक है। टोनी बिना वक्त गवाए पेपर को वहां से उड़ाकर दूर ले जाता है, जिसके बाद सारे रोबोट्स एक साथ फट जाते हैं और पेपर की जान बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी टोनी के सामने बैठा है। जिसके बाद निक टोनी से कहता है कि नताशा ने तुम्हारे ऊपर एक रिपोर्ट बनाया है जिसमें लिखा होता है कि एवेंजर्स में आने के लिए तुम काबिल नहीं हो, लेकिन तुम्हारा सूट काफी पावरफुल है, वो हमारे काम आ सकता है। ये सुनने के बाद टोनी काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, पर निक फ्यूरी उसको एक और ऑफर देते हैं और कहते हैं कि तुम एवेंजर्स में सलाहकार के रूप में काम कर सकते हो। ये सुनकर टोनी कहता है कि भाई तू मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात को एक शर्त में मानूंगा। वो ये है कि कल सरकार की तरफ से मुझे सम्मानित किया जाएगा और वहाँ स्पीच के लिए तुम्हें एक अच्छे स्पीकर का इंतजाम करना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सीनेटर जो टोनी का स्टार्टिंग में विरोध कर रहा था वही उसका तारीफ कर रहा है और टोनी को देश का रक्षक बता रहा है। जिसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं फिल कॉल्सन न्यू मैक्सिको पहुंच चुका है, जो दूर रेगिस्तान में होते हुए खुदाई को देखकर निक फ्यूरी को कॉल करता है और कहता है कि हमें वो मिल गया। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।